नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के इस कदम से चीन में बेचैनी, अब ड्रैगन को चुकानी होगी ज्यादा कीमत। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान पर तय आरोप, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम समेत कई मंत्री होंगे गिरफ्तार। खबर में आगे जिक्र होगा कि किसानों के दिल्ली कूच के बीच सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा के अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद। आगे आपको बताएंगे कि यूपी में लाउड स्पीकर्स और डीजे पर सीएम योगी ने फिर से दिए ये आदेश, सुबह सुबह सड़कों पर उतरी पुलिस। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर संसद में मचा हड़कंप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत के इस कदम से चीन में बेचैनी, अब ड्रैगन को चुकानी होगी ज्यादा कीमत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। इस समय चीन दुनिया से अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की ओर से ज्यादा टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन भारत की ओर से आस लगाए देख रहा है, और हालांकि चीन को अब भारत से भी बुरी खबर मिल रही है। ताजा मामला एंटी डंपिंग शुल्क से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वित्त मंत्रालय ने चीन और वियतनाम से टेक्सचर्ड, टेम्पर्ड, कोटेड और अनकोटेड ग्लास के आयात पर एंटी ड्यूटी शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। इस शुल्क का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाना और सस्ते आयात के प्रभाव से घरेलू निर्माताओं को बचाना है। भारत सरकार की इस घोषणा के बाद शुक्रवार को बोरोसिल रिन्यूएबल्स के शेयरों में तेजी देखी गई। एंटी डंपिंग शुल्क 4 दिसंबर से शुरू होकर 6 महीने के लिए प्रभावी होगा। ये शुल्क सोलर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ग्लास प्रोडक्ट पर लागू होगा। इस ग्लास को मार्केट में सोलर ग्लास, सोलर फोटोवोल्टाइक ग्लास आदि नाम से भी जाना जाता है। दरअसल सरकार घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि केंद्र सरकार इस समय सोलर एनर्जी को लेकर काफ़ी एक्टिव है और इसे बढ़ावा देने पर लगी है। इस वजह से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप तय, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम समेत कई मंत्री होंगे गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं पर रावलपिंडी में एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने 9 मई के मामले को लेकर आरोप तय कर दिए हैं। यह आरोप 2023 में जनरल हेडक्वार्टर पर 9 मई को हुए हमले के सिलसिले में लगाए गए हैं। यह हमला इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भड़के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। एटीसी जज अमजद अली शाह ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थापित एक स्थायी अदालत में जेएचक्यू हमले के मामले की सुनवाई की। पाकिस्तान की द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक उमर आयूब, शेख राशिद, सफ़ीक शेख राशिद, उमर आयूब, राजा बशारत समेत कई सारे 100 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों की दिल्ली कूच के बीच सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा के अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के अंबाला में 9 दिसंबर तक इंटरनेट बंद रहेगा। सरकार ने ये बड़ा फैसला हरियाणा में किसानों के आंदोलन और दिल्ली कूच को लेकर के मद्देनजर लिया है। एक आदेश में कहा गया है कि अंबाला में 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यह आदेश हरियाणा सरकार की से जारी किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब किसान संगठनों ने फिर से आंदोलन शुरू किया है। किसान चाहते हैं कि सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे। किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली मार्च कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सैनिक बलों की तैनाती की गई है। वाटर कैनन और आंसू गैस युक्त ड्रोन भी लगाए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने उन 101 किसानों के नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट जारी की है जो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में लाउड स्पीकर और डीजे पर सीएम योगी ने फिर से दिए ये आदेश, सुबह सुबह सड़कों पर उतरी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मॉर्निंग में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लाउड स्पीकर से संबंधित नियमों को लेकर सीएम योगी ने कार्रवाई करने को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का यूपी के पुलिस अधिकारियों ने पालन किया है। लखनऊ में गुरुवार को पुलिस अफसरों ने सुबह क्षेत्रों में भ्रमण किया। राजधानी लखनऊ के सीनियर पुलिस अफसर निरीक्षण पर निकले। उन्होंने हजरतगंज महानगर पश्चिम क्षेत्र में पुलिस के साथ भ्रमण किया। सीपी अमरेंद्र कुमार सिंगर और सभी डीसीपी निरीक्षण पर निकले। सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को चेक किया गया और हाई स्पीड बाइकिंग के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई
की। वहीं मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से भी संवाद किया गया है। यूपीसीएमओ की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, धर्म स्थलों पर अथवा गीत संगीत के कार्यक्रमों में तय मानक से अधिक आवाज तथा निर्धारित समय के बाद लाउड स्पीकर डीजे ना बजे। कान फोड़ू स्वर वृद्धजन, रोगियों और स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए बड़ी समस्या है। पूर्व में इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई हुई थी, एक बार फिर इसका निरीक्षण करें। जहां स्थिति ठीक ना हो तत्काल लाउड स्पीकर उतारे जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद की बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर संसद में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र फिर हंगामे और शेरगुल के बीच जारी हुआ। संसद में एक भूतपूर्व घटना हुई जिसने पूरे संसद में हड़कंप मचा दिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि 5 दिसंबर को सीट नंबर 222 से कांग्रेस की बेंच से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली। धनखड़ की इस बात को सुनकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभापति धनखड़ ने कहा कि यह सीट तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। सभापति की बात सुनते ही विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से कहा कि जब तक मामले की जांच चल रही है और सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक आपको उस सीट पर मौजूद व्यक्ति का नाम नहीं बताना था, क्योंकि ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। इस पर जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मुद्दा है। ये सदन की गरिमा पर कुठारघात है। मुझे विश्वास है कि सही जांच होगी। विपक्ष को सद्बुद्धि रखनी चाहिए। आशा है विपक्ष भी निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले वाराणसी फिर ट्रेन से निरीक्षण करते प्रयागराज आएंगे रेल मंत्री। रेलवे ने तेज की इसकी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 8 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज जाने के पहले वो वाराणसी जाएंगे। वहां सुबह 11:50 पर बनारस से विशेष ट्रेन से चलेंगे। दोपहर 1:20 पर झूसी स्टेशन तक वो विंडो ट्रेलिंग करते हुए पहुंचेंगे। प्रयागराज आगमन के बाद सबसे पहले उनका झूसी स्टेशन पर निरीक्षण कार्यक्रम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत और चीन सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत। विदेशी सचिव से मिला चीन का प्रतिनिधिमंडल। इन मुद्दों पर हुई बात। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ से बनी स्थिति के समाधान के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के नेतृत्व में होने वाली बैठक वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर इशू का 32वां बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। सैनिकों की वापसी के बाद भारत चीन ने की पहली कूटनीतिक वार्ता। एलएसी पर शांति बनाए रखने पर हुए सहमत। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले 2 स्थानों से सैनिकों को वापस बुलाए जाने के बाद एक अहम वार्ता तंत्र के तहत गुरुवार को अपनी पहली कूटनीतिक बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा विवाद से मिले सबक पर विचार किया ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा मामले पर विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक की भी तैयारी की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने सैनिकों को पीछे हटाने के हालिया समझौते के कार्यान्वयन की सकारात्मक रूप से पुष्टि की, जिसने 2020 में उभरे मुद्दे का समाधान पूरा किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे जोधपुर। रेजिंग डे में लेंगे हिस्सा। पटेल की मूर्ति का करेंगे अनावरण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह शनिवार रात 9:30 बजे 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर आएंगे। वह शनिवार को रात्रि विश्राम बीएसएफ की गेस्ट हाउस पर करेंगे। 8 दिसंबर रविवार को बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर एसटीसी में रेजिंग डे परेड में भाग लेंगे। वो बीएसएफ से सीधे सर्किट हाउस आएंगे। अमित शाह जोधपुर के सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही सर्किट हाउस में उनके स्वागत का कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को संभागीय आयुक्त, कलेक्टर सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रूस में 9 दिसंबर को राजनाथ सौंपेंगे भारत को समुद्र का नया प्रहरी तुशील। जी हाँ दोस्तों, रूसी शिपयार्ड में भारतीय टीम की निगरानी में हुआ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 दिसंबर को रूस के कालिनिनग्राद में भारत को समुद्र का नया प्रहरी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तुशील सौंपेंगे।
कमीशनिंग के बाद INS सुशील भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े कमान के तहत स्वॉर्ड आर्म का हिस्सा होगा और दुनिया में सबसे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत फ्रिगेट में शुमार हो जाएगा। यह न केवल भारतीय नौसेना की बढ़ती समुद्री क्षमताओं का प्रतीक है बल्कि भारत रूस साझेदारी का प्रमाण भी है। नौसेना के मुताबिक INS सुशील परियोजना के लिए मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के तत्वावधान में अक्टूबर 2016 में JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भारतीय नौसेना और भारत सरकार के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना के 6 जहाज पहले से ही भारतीय नौसेना की सेवा में हैं और इनमें से तलवार श्रेणी के 3 जहाज का निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिस्की शिपयार्ड में हुआ है, जबकि 3 अनुवर्ती ट्रैक श्रेणी के जहाज कालिनिनग्राद के यांत्रिक शिपयार्ड में निर्मित हैं। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया में फिर बजा भारत का डंका। इस बार पुतिन ने की PM मोदी और मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुनिया में एक बार फिर से भारत का डंका बजा है। इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आर्थिक पहलों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल पर बात करते हुए इसकी तारीफ की है। उन्होंने भारत में लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए स्थिर परिस्थितियां बनाने के प्रयासों के लिए भारत सरकार और उसके नेतृत्व की सराहना की है। बुधवार को मॉस्को में VTB निवेश मंच को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने रूस के आयात सब्स्टिट्यूशन कार्यक्रम और भारत की मेक इन इंडिया पहल के बीच समानताएं बताई और भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्थापित करने के लिए रूस की तत्परता व्यक्त की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार ने महाकुंभ के लिए 2100 करोड़ की मंजूरी दी। 1050 करोड़ की पहली किस्त हो चुकी है जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ मेला के लिए 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की है। इसमें से 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंगलवार को जारी कर दी गई। केंद्र ने यह विशेष सहायता ऐसे समय में स्वीकृति की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करने 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं, जहां वो कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए संकल्पित है। इसी श्रृंखला में केंद्र द्वारा 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बनाने की तैयारी शुरू। मोदी सरकार जल्द 8 परियोजनाएं करेगी घोषित। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरती के पैमानों पर लक्षद्वीप, मालदीव और बाली के समुद्री तटों से किसी भी मायने में कम नहीं है, लेकिन भारत के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लक्षद्वीप में पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और मालदीव जैसे देशों को कड़ी टक्कर देने के लिए मोदी सरकार 8 बड़ी परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से ही केंद्र सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी थी। PM मोदी के मालदीव दौरे के बाद वहां की खूबसूरत तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की गई थी और मालदीव के एक नेता की विवादास्पद टिप्पणी के बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था। लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने की इच्छा रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी शिकायत कनेक्टिविटी और भारी लागत की थी। रिपोर्ट में बताया कि लक्षद्वीप के विकास के लिए जिन परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा उनमें कावरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों पर बड़े जहाज़ों के आने जाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कल्पेनी, कदमत और एंड्रोथ द्वीपों पर यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्री सुविधा केंद्र सहित लैंडस्लाइड सुविधाओं का विकास और कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर क्रूज जहाज़ों को संभालने में सक्षम ओपन जेटी का विकास भी किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CM योगी का बड़ा बयान। बोले, अयोध्या में जो बाबर ने किया वही संभल में हुआ, बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, रामनगरी में 4 दिवसीय रामायण मेले का उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ ने किया। 5 से 8 दिसंबर तक सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में गीत, संगीत व आध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहमान होगी। सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई।
जानकी महल ट्रस्ट में चल रहे विवाहोत्सव में भी सीएम के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म की पावन पुरी में से प्रथम पुरी है और हजारों वर्षों से विश्व मानवता का मार्ग अयोध्या ने प्रशस्त किया है। अयोध्या एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। कहा कि पिछले वर्ष जनवरी में पीएम मोदी के हाथों 500 वर्ष के संघर्ष के बाद रामलला फिर से प्रतिष्ठित हुए। पीएम ने अयोध्या के नागरिकों के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया था। अयोध्या ने उनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन श्री राम ने हर प्रकार का संरक्षण दिया। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी अडानी एक हैं वाले बयान के बाद बीजेपी का बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी देशद्रोही हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष नेता एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद संबित पात्रा ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी को देशद्रोही कहने में कोई संकोच नहीं है, वो देशद्रोही हैं। पात्रा का यह बयान संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद आया। विपक्ष के नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने जैकेट पहन रखी थी जिस पर लिखा था कि मोदी अडानी एक हैं। इस प्रदर्शन में राहुल और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी दोनों शामिल हुए। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अडानी की जांच नहीं करा सकते, कोई भी व्यक्ति अपनी जांच नहीं कर सकता। मोदी और अडानी दो नहीं बल्कि एक हैं। मोदी जी अडानी की जांच नहीं करा सकते क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं तो उनकी भी जांच होगी। मोदी और अडानी दो नहीं एक हैं। पात्रा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस और दूसरे देशों के डीप स्टेट भारत को अस्थिर करना चाहता है। मीडिया संगठन OCCRP का काम देश की छवि को धूमिल करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इजराइल के साथ खड़ा है भारत, लेकिन संसद में एस जयशंकर ने फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए क्या कहा ये आपको बता दें दोस्तों। यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में दो राष्ट्र समाधान सिद्धांत का अक्सर जिक्र किया जाता है। माना जाता है कि दशकों से जारी इस विवाद को दो राष्ट्र समाधान सिद्धांत के जरिए ही हल खोजा जा सकता है। भारत भी लगातार इसी बात की वकालत करते आया है। गुरुवार को संसद में अपनी बात रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलिस्तीन राज्य की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयशंकर ने गाजा पर संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रस्तावों से भारत के कथित रूप से दूर रहने के दावे पर जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से संबंधित 13 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इनमें से भारत ने 10 प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, 3 प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया। बता दें कि फिलिस्तीन को लोगों की मदद के लिए भारत हमेशा खड़ा रहा है और इसी साल जुलाई में भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में मदद करे राष्ट्रपति मुर्मू का वैज्ञानिकों से आह्वान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों से ऐसी तकनीक विकसित करने और प्रसारित करने का आह्वान किया जो कि प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के भयानक प्रभावों और संसाधनों के अत्यधिक दोहन की समस्याओं से निपटने में मदद करे। राष्ट्रपति ने ये टिप्पणी ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान की। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से अपील की है कि वह आगे आकर मृदा, पानी और पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए नए विचार लाएं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के पास ऐसे मुद्दे से निपटने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रासायनिक फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों ने इस क्षेत्र के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इनका मृदा, पानी और पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव हम सभी के लिए चिंता की बात है। युवा वैज्ञानिकों को इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। इस बीच राष्ट्रपति ने पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन और उसके दूसरे देशों में निर्यात में सफलता को लेकर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन और किसानों के कठिन परिश्रम की वजह से संभव हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद सत्र के समय ही होते हैं देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश, सुधांशु त्रिवेदी ने लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में एक अखबार ने हाल ही में OCCRP की रिपोर्ट को लेकर एक खबर प्रकाशित की है जिसमें दावा किया गया है कि OCCRP की रिपोर्ट तटस्थ नहीं है और इसे अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की ओर से फंडिंग मिलती है।
फ्रांस के अखबार की इस रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने विपक्ष को घेर लिया है और विपक्ष और विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब भी भारत की संसद का सत्र चल रहा होता है तभी विदेशों में कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिससे देश की छवि खराब होती है। भाजपा सांसद ने भारत की अस्थिर करने के लिए विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरब सागर में डूब रहे जहाज के चालक दल को भारतीय तटरक्षक बल ने बचाया। पाकिस्तान संग चलाया बचाव अभियान। जी हां दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के पोरबंदर से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह जाने के दौरान उत्तरी अरब सागर में डूबने वाले एक व्यापारिक जहाज के चालक दल के 12 सदस्यों को बचाया। MSV अल पिरानपीर जहाज बुधवार को भारतीय जल सीमा के बाहर पाकिस्तान के खोज और बचाव क्षेत्र में डूब गया।